एवरीवन, ये है लेक्चर नंबर 5 और हम स्टडी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था दो तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। पहला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में का प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी होता है। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH2। इसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है और बाकी जो ATP एंड NADPH2 है ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है। तो लाइट रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला है? ATP एंड NADPH2। इस लेक्चर में हमें मेनली डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो लाइट रिएक्शन से एक पॉइंट हमने उठाया कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना हुआ है ATP और NADPH2 ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा? यूज होगा। तो एक यहाँ से नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ATP एंड NADPH2 है, NADPH2 इसे हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है एक जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि NADPH2 और ATP के प्रेजेंस में ही CO2 किस में कन्वर्ट होता है? C6H12O6। इसके ही प्रेजेंट में ATP और NADPH2 के ही प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ATP एंड NADPH2 के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कर कौन रहा है? रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का कौन कर रहा है? ATP एंड NADPH2 कर रहे हैं। इसलिए हम ATP और NADPH2 क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। ATP और NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। और एसिमिलेटरी पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ये जो CO2 है वो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ग्लूकोज। इसलिए नया प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं। क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट को बना रहा है। हम लोगों ने डाइजेशन में देखा है इंजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है एंड देन क्या होता है? इजेशन होता है। तो एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड या फिर तो एब्जॉर्ब फूड। जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है उसी का यूज़ और नया फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही उस फूड का यूटिलाइजेशन, फ्रूट नहीं, जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिमिलेटरी पावर मीन्स क्या हुआ? ये CO2 से एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए हम ATP और NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। तो इसके आगे हमें केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को स्टार्ट करना है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को स्टार्ट करना है और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बाद हमें डार्क रिएक्शन पढ़ना है। उससे पहले एक पॉइंट लास्ट लेक्चर में जो कि मिस्टेक हो गया था गलती से, वो ये कि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है पर जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में नहीं होता है। मैंने इसे गलती से क्या लिख दिया था? स्ट्रोमा लिख दिया था। तो लाइट रिएक्शन हमने एक ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, LG। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्राना में होता है। लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रोमा नहीं होगा, ग्राना होगा। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्ट्रोमा होगा, इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ये पॉइंट गलती से लिखा गया था तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा एक पॉइंट और था, ये PQ को हम लोग प्लास्टोक्यूनिन नहीं प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। यहाँ I के जगह पे क्या होगा? O होगा। तो इसे आप क्लियर कर लीजिए, प्लास्टोक्यूनोन होगा। NCERT में प्लास्टोक्यूनोन लिखा हुआ है तो वो स्पेलिंग को आप सही कर लीजिए वहाँ पे। और अब आते हैं हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इस थ्योरी को दिया किसने था? पीटर माइकल ने। पीटर
माइकल ने। इस थ्योरी को किसने दिया था? पीटर माइकल ने दिया था। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन किस चीज़ को करती है? एक्सप्लेन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? एटीपी के सिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है एडीपी से इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है ये हमें केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से पता चलता है। ओके, इस थ्योरी का की कॉन्सेप्ट क्या है, इस थ्योरी का पूरा बेसिस क्या है, तो उसे हम पहले देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो की कॉन्सेप्ट होता है इसका प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस थ्योरी का की कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये क्वेश्चन है एक, ये पूछा जा चुका है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स मैंने बताया था, अगर ये कोई मेम्ब्रेन है, इस अक्रॉस मीन्स होता है मेम्ब्रेन के आर पार, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, और यहाँ मेम्ब्रेन है तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन के आर पार। तो इस मेम्ब्रेन की एक साइड पे क्या होगा? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक साइड पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और यही क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देखते हैं हम कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट में कहाँ बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इन क्लोरोप्लास्ट देख लें, इन क्लोरोप्लास्ट, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड के ल्यूमेन में बनता है। कहाँ पे बनता है? थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे बनता है? थैलाकॉइड के ल्यूमेन में बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बनता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे बन रहा है? थैलाकॉइड ल्यूमेन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बन रहा है। इस पॉइंट को आइए और क्लियर करते हैं। यहाँ ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का था, ये माइटोकॉन्ड्रिया का था। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेनस होगा, और ये क्या होगा? थैलाकॉइड होगा। थैलाकॉइड के ल्यूमेन में क्या होगा? H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे बन रहा है? H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या हो रहा है? H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ जो इसका मैट्रिक्स होगा उसमें H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसमें कहाँ पे? अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बन रहा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे बन रहा है? अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बन रहा है? अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ये पॉइंट अच्छे से आपको ध्यान देना होगा कि क्लोरोप्लास्ट में ये हमारा अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ही है, तो उसमें कहाँ बन रहा है? इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। तो आइए अब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होता है इसे अच्छे से समझते हैं। हम यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए समझेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला रेस्पिरेशन में समझेंगे। अब ये अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन में ही क्यों होता है? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में ही
ETS साइकिल चलता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे चलता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। कल हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। बट यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसलिए अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, और क्लोरोप्लास्ट में अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बन रहा है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है, थैलाकॉइड का है। ये स्ट्रक्चर किसका है, थैलाकॉइड का है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 है वो कहाँ होगा, इनर साइड में होगा। ये क्या होगा, हमारा ल्यूमेन होगा। फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे होगा, इनर साइड में होगा। अब इनर साइड में ही क्या हो रहा होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होगा। इससे क्या आएगा, हमारा 4 प्रोडक्ट बनेगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से H2O मॉलिक्यूल बनेगा, O2 मॉलिक्यूल बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और H+ बनेगा। बाकी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, H+ भी बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा फोटो सिस्टम 2 में, और फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर फियोफाइटिन के पास। NCERT में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि फियोफाइटिन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर साइड में प्रेजेंट है। ये आउट में क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। यहाँ पे आउट में क्या है, स्ट्रोमा होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा हो जाएगा। तो ये जो फियोफाइटिन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमा में प्रेजेंट है। ओके, स्टोमा साइड में प्रेजेंट है, मीन्स इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। अब ये फियोफाइटिन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देता है PQ को। PQ मीन्स प्लास्टोक्यूनोन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, PQ मीन्स होता है प्लास्टोक्यूनोन। मैंने कल प्लास्टोक्यूनिन लिख दिया था, QUINONE, प्लास्टोक्यूनोन होगा। PQ मीन्स प्लास्टोक्यूनोन को देता है। और ये प्लास्टोक्यूनोन के बारे में मैंने बताया था, ये क्या होता है, प्रोटॉन कैरियर होता है। प्लास्टोक्यूनोन क्या होता है, प्रोटॉन कैरियर होता है। ये पॉइंट अच्छे से आप ध्यान दीजिए, प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये क्या है, एक प्रोटॉन कैरियर है। तो यहाँ ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ेगा और पकड़ के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PQH2 में। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसे देगा तो ये इन साइड में जा कर के साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगा, और इलेक्ट्रॉन देते टाइम इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गलती से छूट के गिर जाएगा ल्यूमेन साइड में। इसका हाइड्रोजन ल्यूमेन साइड में गिर जाएगा। आप देखिए हाइड्रोजन इसमें इकट्ठा कैसे हो रहा है, और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन गायब कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, वहाँ से हाइड्रोजन आ गया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है और वहाँ से हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ पे ये जो प्लास्टोक्यूनोन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, PQH2 मीन्स होता है प्लास्टोक्यूनॉल। PQH2 क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉल हो जाएगा। ओके, ये जो PQ है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद प्लास्टोक्यूनोन से प्लास्टोक्यूनॉल बना ले रहा है। तो ये क्या हुआ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन अब किसको देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस से किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा। ये सब रिप्रेजेंटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये प्लास्टोसाइनिन वापस से इलेक्ट्रॉन देगा फोटो सिस्टम फर्स्ट को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आउटर साइड में प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर साइड में प्रेजेंट है। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वही वापस से FRS को देगा या फिर तो आयरन सल्फर प्रोटीन, देन फेरोडॉक्सिन को देगा, और फिर उसके बाद फाइनली ये इलेक्ट्रॉन दे देगा NADP को। इसको दे देगा NADP को, और NADP नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके साथ में ये H+ को पकड़ के NADPH2 बना लेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सी यूज होगी, NADP रिडक्टेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रही है वो कौन सी होगी, NADP
रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। ये NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH2। तो देखिए आप यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ से स्ट्रोमा से हम लोग क्या कर रहे हैं, H+ की कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, H+ को मैंने फोटोलिसिस ऑफ वाटर से यहाँ पे इकट्ठा किया, PQ ने H+ को यहाँ पे छोड़ दिया, और स्ट्रोमा साइड से H+ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। स्ट्रोमा साइड से H+ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रोमा में H+ का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा और ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा मीन्स आप जानते हैं क्या हो जाएगा, pH घट जाएगा। pH घट जाएगा, आपको पता है ना, जब H+ का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH उतना ही कम होगा। मीन्स यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे PMF, और PMF होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और यहाँ पे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड द ल्यूमेन क्रिएट हो गया, और हाई से अब ये क्या होगा, लो के साइड में फ्लो करेगा। वही फ्लो कैसे करेगा अब यहाँ पे देखना है। पहले तो हम लोग ये समझे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्रिएट कैसे किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्रिएट कैसे किया। अब ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कैरियर के थ्रू यहाँ से ल्यूमेन साइड से स्ट्रोमा साइड में वापस आएगा। मीन्स इस ग्रेडियंट का अब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ये क्या है, प्रोटॉन कैरियर होगा। ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज आउट रहेगा। ये हुआ प्रोटॉन कैरियर, जिससे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को इसके बोलते हैं F0 और इस पार्ट के इसके बोलते हैं F1। ये क्या है, एक प्रोटॉन कैरियर है, और यही को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। इसी ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू H+ यहाँ से ल्यूमेन साइड से कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो आइए इस ट्रांस मेम्ब्रेन, इतना स्ट्रक्चर तो आप समझ गए हैं कि इसमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हो रहा है। अब इस H+ को हम बाहर मूव कराते हैं और देखते हैं ये H+ कैसे बाहर की तरफ मूव करता है। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल था उसके स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का क्या है, F0 है, और इस F0 से क्या जुड़ा हुआ होगा, F1। इस F0 से क्या जुड़ा हुआ होगा, F1 होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा F0 हो जाएगा, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। ये पार्ट F0 और ये पार्ट क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा, इसी का मेम्ब्रेन हो जाएगा। हमने मेम्ब्रेन को थोड़ा थिक बना दिया है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। मीन्स इधर के साइड पे ल्यूमेन होगा, इधर के साइड पे स्ट्रोमा होगा। ये ल्यूमेन होगा और ये क्या होगा, स्ट्रोमा हो जाएगा। अब इस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू होता क्या है, इस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू प्रोटॉन बाहर की तरफ जाएगा। ये जो प्रोटॉन था 2H+ बाहर जाएगा। ये जो 2 प्रोटॉन है ये वापस से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा। ये प्रोटॉन क्या होगा, स्ट्रोमा की तरफ जाएगा। तो इसमें ये जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ATP सिंथेज। ध्यान दीजिए आप, ये नाम मैंने क्या लिखा, ये बहुत लोग गलत करते हैं कि ये इसको सब पढ़ते हैं ATP सिंथेटेज, जबकि ये ATP सिंथेटेज नहीं, ATP सिंथेज होता है। ओके, ये ATP सिंथेज होता है, और ये ATP सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, जब ये प्रोटॉन, फिर से सुनिए, जब ये प्रोटॉन ल्यूमेन साइड से स्ट्रोमा साइड में जाएगा तो ये जो F1 है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ F1 है, ये क्या होगा, इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। मीन्स ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो इसमें जो प्रेजेंट ATP सिंथेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो करके ADP मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ करके
ATP का सिंथेसिस करा देगा। तो आप देख रहे हैं जब 2 H+ जाएगा तो एक मॉलिक्यूल ATP फॉर्म होगा, और ये पॉइंट फोटोसिंथेसिस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट लिखा कहाँ पे है? ये पॉइंट रेस्पिरेशन चैप्टर में लिखा हुआ है। मैं आपको NCERT बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए NCERT बुक का रेस्पिरेशन चैप्टर है 234 पेज नंबर पे। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड, यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। F0 होगा, ये F1 होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। और यहाँ से ये 2 प्रोटॉन इधर की तरफ आ रहा है। और एंजाइम कौन सा यूज होगा? ATP सिंथेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए ATP सिंथेज है। ये कॉम्प्लेक्स 5 पे आप नहीं जाइए, ये तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे क्या होता है, पर एंजाइम देखिए क्या होता है। ATP सिंथेज होता है एंजाइम का नाम। और यहाँ पे लिखा क्या है? फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड 2H+ पासेस थ्रू F0, एक ATP को प्रोड्यूस करने के लिए 2H+ पास होता है किससे? F0 से, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहीं पर मैंने ये लिखा हुआ है, पिछले पेज में लिखा था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होगा और इधर पे लो होगा। और ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि 2 प्रोटॉन जाएगा तो एक ATP बनेगा, 2 प्रोटॉन जाएगा तो एक ATP बनेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि ये जो प्रोटॉन है इसकी मूवमेंट कैसी होती है? तो ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा होगा तो उसमें आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मिला होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होता है, ये भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। डिफ्यूज़न है तो सिंपल सी बात है कि इसमें ATP का यूज नहीं होगा। ये डिफ्यूज़न है तो इसमें ATP का यूज नहीं होगा, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट फ्लो नहीं होगा, हमेशा अक्रॉस द ग्रेडियंट होगा, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो प्रोटॉन का मूवमेंट है यहाँ पे वो फैसिलिटेटेड होता है। फैसिलिटेटेड क्यों बोल रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न में मात्र इतना डिफरेंस है, ये हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, मात्र इतना डिफरेंस है, इसमें प्रोटीन कैरियर के थ्रू होता है, प्रोटीन कैरियर प्रेजेंट होता है और डिफ्यूज़न में प्रोटीन कैरियर नहीं होता है। तो प्रोटीन कैरियर यहाँ पे क्या है? यही F1 और F0 जो होता है यही क्या है? इसमें प्रोटीन कैरियर हो जाएगा। तो ये कौन सा डिफ्यूज़न है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न नहीं होगा, सिंपल डिफ्यूज़न नहीं है, कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। तो आइए कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं। पहला तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कैसे कैसे हो रहा है? क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। दूसरा एक प्रोटॉन कैरियर के थ्रू, थ्रू प्रोटॉन कैरियर, थ्रू H+ कैरियर। H+ कैरियर कौन है? होगा PQ होगा। H+ कैरियर कौन है? PQ है। ये करता क्या है? स्ट्रोमा से H+ फ्रॉम स्ट्रोमा से क्या कर देगा? H+ फ्रॉम स्ट्रोमा को ल्यूमेन में दे देगा, H+ टू ल्यूमेन। H+ को स्ट्रोमा से हटा के ल्यूमेन में ला देगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? NADP रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है? NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन यूज होता है ये होता है हमारा प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। ये कहाँ होता है? फ्रॉम स्ट्रोमा से होता है। इस तरीके से क्या होगा? वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब ये जो था इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है। इस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल का मेन कंपोनेंट ATP सिंथेज एंजाइम है। तो आइए यहाँ पे दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है, सिंथेज नहीं, ATP सिंथेज एंजाइम है, इसके 2 कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं। एक F0 दिख रहा है जो कि
मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है और दूसरा हो जाएगा F1। इसको एनसीईआरटी में CF0 और CF1 लिखा है, मींस चैनल F0 और ये हो जाएगा चैनल F1। चैनल F0 एंड चैनल F1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा चैनल F0 और ये हो जाएगा चैनल F1। चैनल F0 कहाँ पे प्रेजेंट है? इम्बेडेड है, इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन में, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये क्या है? इम्बेडेड रहता है। और CF1 कहाँ पे है? बल्ज आउट है, BULDGE। बल्ज आउट मीन्स बाहर निकला हुआ है, या फिर तो इसी को एनसीईआरटी में प्रोट्रूड लिखा है। प्रोट्रूड फ्रॉम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन मीन्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ आया होता है। प्रोट्रूड फ्रॉम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, ये 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ हो रहा है, कैसे? टेक्स प्लेस थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ कैसे हो रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए ऐसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल क्या होता है, उस चैनल क्या है? वो प्रोटॉन कैरियर है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा H+ वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे जब ये H+ का ट्रांसपोर्ट होगा तो ब्रेक डाउन किसका होगा? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन को H+ लिख दे रहा हूँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट GRADIENT। ब्रेक डाउन किसका होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट का होगा। और इसका रिजल्ट क्या दिखेगा हमें? जब ये ब्रेक डाउन होगा तो उसका रिजल्ट होगा कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1। मैंने बताया कि जब ये प्रोटॉन मूव करेगा तो CF1 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज मीन्स क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा, CF1 का रोटेशन हो जाएगा। और ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग देख लें, ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ, कॉन्फॉर्मेशनल होगा यहाँ पे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1 ATP सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा। ATP synthase enzyme becomes active and synthesizes one molecule of ATP from 2H+ and synthesizes one molecule of ATP from 2H+। ये आपको ध्यान देना होगा कि 2H+ जब मूव करेगा तो उससे एक ATP का फॉर्मेशन होगा। 2H+ जब मूव करेगा तो उससे एक ATP का फॉर्मेशन होगा। और ये पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है? रेस्पिरेशन में। पेज नंबर ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 234 नंबर पेज पे आप जाएंगे NCERT के, तो वहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। आप लोग पढ़िएगा ज़रूर एक बार, इस पॉइंट को एक बार NCERT से देखिएगा ज़रूर। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी यहीं तक था। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी बात को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का साइट क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, थोड़ा फास्ट लेक्चर को ले चलते हैं। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा। साइट क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है मेनली? तो रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है। डार्क रिएक्शन के कुछ और भी नेम हैं, हम वो देख लेते हैं, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन।
बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर तो एनसीईआरटी लिखता है बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? बायोसिंथेटिक फेज, या फिर तो बायोकेमिकल रिएक्शन, और क्या नाम हो सकता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये नेम हम देख चुके हैं पहले ही, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट पे बिल्कुल भी ये क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। मैंने बताया था लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, बट लाइट जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? CO2 का रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन साइकिल बोल सकते हैं, या फिर तो फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल, फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल। तो इसमें होता क्या है? वही मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि CO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? C6H12O6, और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या यूज होगा? ATP और NADPH2। तो इससे क्या होगा? जो CO2 है उसका रिडक्शन हो जाएगा, और ये क्या है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का यूज होके CO2 का रिडक्शन होता है। ओके, इतनी पॉइंट क्लियर है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी बुक में ही आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में ये यहाँ पे लाइट एक लाइन जो लिखी है आप पढ़िए, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, मीन्स जैसे आप समझिए 5 बज गया और सनलाइट क्या हो गई? गायब हो गई। जैसे ही गायब हुआ उसके बाद भी द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कॉन्टिन्यूज फॉर सम टाइम्स, जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस होता है कुछ देर के लिए चलता रहता है। ये लाइन आप ध्यान दीजिए, एंड देन स्टॉप्स। ऐसा क्यों होता है? इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कॉन्टिन्यूज फॉर सम टाइम्स एंड देन स्टॉप्स। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो आप देखिए, जब तक डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तक लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, डार्क रिएक्शन क्या होगा? होता रहेगा। जब तक लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तब तक डार्क रिएक्शन होता रहेगा। ओके, एक यहाँ पे और क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अराइज किया हुआ है कि कैन वी हेंस से डैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट नेम या फिर तो रॉन्ग नेम। मिसनोमर मीन्स इनएप्रोप्रिएट नेम या फिर तो रॉन्ग नेम। तो डार्क रिएक्शन को ये क्या बोल रहा है? रॉन्ग नेम है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मीन्स लाइट के एब्सेंस में ये होता है, पर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, मीन्स ATP और NADPH2 यूज होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन लिखा है ये मिसनोमर नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंस है। और मीनिंग क्या होगा कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। मिसनोमर मीन्स होता है इनअप्रोप्रिएट नेम या फिर तो रॉन्ग नेम। तो आइए आगे डार्क रिएक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, ये नोट जो था मैं वही वहाँ से वो पॉइंट दिखा दिया हूँ। आप वो दोनों पॉइंट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर आपको समझना होगा कि डार्क रिएक्शन सनलाइट के जाने के कुछ देर बाद तक चलता रहता है। तो आइए डार्क रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डार्क रिएक्शन जो होता है ये एक रिएक्शन है, और रिएक्शन कैसा है? CO2 से क्या बनाना है हमें? CO2 से क्या बनाना है? C6H12O6 बनाना है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होता है? मीन्स ये सिंगल स्टेप तो रिएक्शन है नहीं, किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, CO2 का पहले क्या होगा और फिर फाइनली इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, इसे ही हम डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस। आइए हम आगे देखते हैं तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। जैसे ही जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डार्क रिएक्शन में 2 तरह की पाथवे हम पढ़ेंगे, एक हो जाएगा मेन पाथवे और एक हो जाएगा अल्टरनेट पाथवे।
मेन पाथवे में कौन सा होगा, C3 साइकिल, और C3 साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। मेन पाथवे क्या हो जाएगा, C3 साइकिल हो जाएगा, और C3 साइकिल को ही केल्विन साइकिल बोलते हैं। और ये C3 साइकिल चलेगा किसमें, जिस प्लांट में चलेगा उसको हम बोलेंगे C3 प्लांट। ऐसा क्यों है मैं अभी बताता हूँ, C3 प्लांट बोलेंगे। और जो अल्टरनेट पाथवे है इसमें हमें पढ़ना है C2 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कैम साइकिल पढ़ना है। C2 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल पढ़ना है। C2 साइकिल कौन से प्लांट में होता है, C2 साइकिल का दूसरा नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। और ये कौन से प्लांट में होगा, तो C3 प्लांट में होता है। C2 साइकिल सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में होता है। C4 साइकिल कौन से प्लांट में होगा, तो ये C4 प्लांट में होगा। और कैम साइकिल होता है सकुलेंट प्लांट में। स्पेलिंग थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। सकुलेंट प्लांट मीन्स वो प्लांट जो ऐसे जगह पे है जहाँ पे वाटर की कमी है, वाटर की कमी है, ऐसे प्लांट में कैम साइकिल होता है। और कैम साइकिल का मोटिव ही यही होता है, वाटर को प्रिजर्व करना। C3 प्लांट में C3 साइकिल भी चलता है, C2 साइकिल भी चलता है, पर C4 प्लांट में C2 साइकिल नहीं चलता है। तो ये जो C3, C2, C4 हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, हम ये कार्बन को 3, 2, 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स जो स्टेबल होगा वो 3 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसे हम C3 साइकिल बोलते हैं। और C2 साइकिल में वही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन का होगा, सही समझ रहे हैं आप। और C4 में 4 कार्बन का होगा, और कैम में भी 4 कार्बन का होता है। पर डिफरेंस क्या होता है ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट है, ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट है ओवरऑल व्यू दिखाने के लिए आपको कि हमें पढ़ना क्या है डार्क रिएक्शन में। पहले हम C3 साइकिल को देखेंगे, देन C2, C4 और कैम साइकिल को देखेंगे। ओके। और C3 साइकिल के बारे में एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, C3 साइकिल सारे प्लांट में होता है। ये मेन पाथवे है ना, तो आप समझ सकते हैं कि मेन पाथवे सारे प्लांट में होता है। ऑकर्स इन ऑल प्लांट, ऑकर्स इन ऑल प्लांट्स। ये आपको अभी ध्यान रखना होगा, और ये धीरे धीरे आपको क्लियर भी हो जाएगा। जब जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपको ये पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम C2, C4 और कैम साइकिल को ख़त्म कर देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक एंजाइम जो कि बहुत ही खतरनाक एंजाइम है, जिसका नाम है रूबिस्को। थोड़ा धोखेबाज एंजाइम होता है ये। देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। ये पहले तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारा मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम। और एंजाइम में क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। तो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर लिख सकते हैं आप, होल बायोस्फीयर, या फिर तो इन प्लांट भी आप लिख सकते हैं, होल बायोस्फीयर, इन प्लांट वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रूबिस्को एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम या फिर प्रोटीन है प्लांट वर्ल्ड में। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट जो कि बायोमॉलिक्यूल्स में लिखा है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन में कौन सा होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सॉरी ह्यूमन में नहीं, एनिमल वर्ल्ड, क्योंकि रूबिस्को तो हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है कोलाजन। और कोलाजन क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस। इंटरसेलुलर बोल रहा हूँ, इंट्रासेलुलर नहीं, मीन्स 2 सेल के बीच में ग्राउंड सबस्टेंस का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस। ओके, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस होता है। तो आइए रूबिस्को के बारे में देखते हैं। रूबिस्को का क्या फुल फॉर्म होता है वो तो हम C3 साइकिल स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे। पर ये लास्ट में जो C और O लिखा है इसका मतलब आप देखिए, C मीन्स होता है कार्बोक्सिलेज,
अभी यहाँ पे आप सुनिए, जैसे ही हम C3 साइकिल स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ये और क्लियर हो जाएगा। और O इज फॉर होता है ऑक्सीजनेज। देखिए हमें CO2 से ग्लूकोज बनाना है, तो CO2 कैसा मॉलिक्यूल है? गैस मॉलिक्यूल है। और हमें पता है गैस मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन होता रहता है। गैस मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन होता रहता है, तो इस CO2 को पकड़ के बैठाना होगा ना। पहले हमें इसका रिडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इस CO2 को पकड़ के एक कंपाउंड में फिक्स करना होगा। एक कंपाउंड में फिक्स करना होगा ताकि ये शांति से बैठ जाए और इसका रिडक्शन हम कर सकें। तो ये रुबिस्को एंजाइम के थ्रू ही इसका फिक्सेशन होता है। इस CO2 का फिक्सेशन रुबिस्को एंजाइम के थ्रू ही होता है, पर ये थोड़ा धोखेबाज होता है। कभी कभी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, कभी कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर देता है। मीन्स कार्बोक्सिलेज मीन्स इसमें तो फिक्सेशन ऑफ CO2 कराएगा, पर कभी कभी ये फिक्सेशन ऑफ O2 भी कर देता है। ये फिक्सेशन यहाँ पर मैंने कॉपी किया है। फिक्सेशन ऑफ O2 भी कभी कभी कर देता है। तो जब फिक्सेशन ऑफ CO2 करेगा तब तो प्रॉपर C3 साइकिल चलेगा, पर अगर O2 का फिक्सेशन कर देगा तो प्रॉपर C3 साइकिल ना चल के C3 प्लांट में ही C2 साइकिल चलने लगेगा। C3 प्लांट में ही C2 साइकिल चलने लगेगा। तो C4 प्लांट में क्या होता है? C4 प्लांट थोड़ा एडवांस प्लांट हो जाता है। ये क्या करता है? ये अपने क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन को आने ही नहीं देता है। वो कैसे नहीं आने देगा वो हम आगे देखेंगे। तो इसका यही मोटिव होता है कि ये ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। जब ऑक्सीजन को नहीं आने देगा तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर आप यहाँ रुबिस्को एंजाइम को देखिए। सिर्फ यही डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट में। इसके क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन नहीं आता है, मीन्स इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। C3 प्लांट में C2 साइकिल नहीं होगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, C2 साइकिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये क्रॉस लगा हुआ है। C4 प्लांट में, सॉरी मैंने पहले C3 बोला था, C4 प्लांट में C2 साइकिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट के पास एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को अपने क्लोरोप्लास्ट में नहीं घुसने देता है। इसी वजह से क्या होता है? इसमें C2 साइकिल नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम। कार्बोक्सिलेज मीन्स क्या हुआ? फिक्सेशन ऑफ CO2 कर रहा है। और ऑक्सीजनेज मीन्स क्या हुआ? फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। अगर CO2 फिक्स कर रहा है तो इसमें तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें प्लस मीन्स होगा, पर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का फिक्सेशन कर दिया तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। तो सोचिए कितना फालतू का काम है कि ये ग्लूकोज ही नहीं बनने दे रहा है। C2 साइकिल ग्लूकोज को नहीं बनने दे रहा है। ओके, तो इसके बारे में हम C2 साइकिल के बारे में बाद में देखेंगे। बस आप यहाँ पे पॉइंट यही ध्यान दीजिए कि जब C2 साइकिल चलेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। और C2 साइकिल चलता है किसमें? C3 प्लांट में चलता है, वो भी एक एंजाइम की गलती की वजह से। अब ये एंजाइम भला ऐसी गलती क्यों करता है? देखते हैं कि ये एंजाइम ऐसी गलती क्यों करता है। अगर इस क्लोरोप्लास्ट में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा O2 से तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगा। मीन्स ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर CO2 की वैल्यू ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CO2 की बात मानेगा। और अगर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 से तो ये क्या कर देगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देगा। मीन्स दरबदलू का काम करेगा। मीन्स अपने फंक्शन को ही चेंज कर देगा। ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा उस कंडीशन पे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो तो क्या करेगा? ये उस कंडीशन पे ये कार्बोक्सिलेज का ही काम करेगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस कंडीशन पे ये कार्बोक्सिलेज का ही काम करेगा। कार्बोक्सिलेज का काम करेगा मीन्स यहाँ पे C3 साइकिल चलने लगेगा, मीन्स केल्विन साइकिल चलने लगेगा। और अगर ऑक्सीजनेज का फंक्शन किया तो C2 साइकिल चलने लगेगा, मीन्स फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है ना, आप समझिए ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है। और यहाँ पे
ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे हम करते हैं? रेस्पिरेशन में करते हैं। तो ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है। ऐसा क्यों करता है आप पूछ सकते हो कि ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही क्यों करता है जब दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? तो इसका रीज़न है कि रुबिस्को के पास, रुबिस्को हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, मीन्स CO2 से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए दोनों के प्रेजेंस में ये CO2 को ही चूज़ करता है। थर्ड पॉइंट से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बाकी 2 पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो CO2 और O2 हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। CO2 एंड O2 इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ईच अदर। CO2 और O2 क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, दोनों एक दूसरे के। तो ये पॉइंट आपको, ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है ये इतना तो आपको मिल जाएगा यही C3 साइकिल में ही, पर ये जो 2 पॉइंट है ये फोटो रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट NCERT के फोटो रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है, इसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो रुबिस्को एंजाइम की धोखाधड़ी आपको समझ में आ रही होगी और ये एंजाइम के बारे में आपने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। उसके अलावा C4 साइकिल एंड कैम साइकिल को हम बाद में देखेंगे। और आइए आज हम C3 साइकिल को स्टार्ट करते हैं। C3 साइकिल को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। कल के लेक्चर में C2, C4 और कैम साइकिल को देखेंगे। न्यू पेज, स्टार्ट करना है हमें C3 साइकिल को। चलिए स्टार्ट किया जाए। C3 साइकिल का दूसरा नाम कैल्विन साइकिल। ऐसा क्यों बोलते हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसकी डिस्कवरी कैल्विन मेल्विन ने किया था। और इससे पहले मैंने एक पॉइंट बोला कि C3 साइकिल सारे प्लांट में होता है, ऑकर्स इन ऑल प्लांट्स। अब चाहे प्लांट हमारा C3 का हो, चाहे प्लांट C4 हो या फिर तो कैम प्लांट हो, मीन्स उसमें अगर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बन रहा है तो C3, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का बन रहा है तो C4, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का बन रहा है पर उसको वाटर का भी प्रिजर्वेशन करना है, मीन्स ये डेजर्ट वाले एरिया में है, वाटर को भी बचाना है, तो उसमें कैम साइकिल चलेगा। हम देखेंगे ये सब क्या होता है। अभी C3 पे आइए आप। ये क्या हो गया हमारा? कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं या फिर तो इसी को हम फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में तो रिडक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये आपको कल के दिन पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अभी नोट कर लीजिए, टॉपिक खत्म होते होते आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो C3 साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? कैल्विन लिखा है तो मेल्विन कैल्विन ने किया था। किन्होंने? मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। और डिस्कवर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया था? तो रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का यूज किया था, मीन्स यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक। रेडियो आइसोटोप, इसको पूरा लिख लीजिएगा आप। रेडियो आइसोटोप क्या होता है? ये काफ़ी तेज़ी से डिसइंटीग्रेट करता है, मीन्स ये बहुत हार्मफुल होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसका सिर्फ हार्मफुल ही इफ़ेक्ट नोन था, और फर्स्ट टाइम मेल्विन कैल्विन ने रेडियो आइसोटोप का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया, रेडियो आइसोटॉपिक का बेनिफिशियल यूज़ दिखाया। और कौन सा रेडियो आइसोटॉप यूज़ किया था उन्होंने? रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक। और कौन सा? दैट इज़ रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। रेडियो, ये एक्टिव है, एक्टिव कार्बन का यूज किया था। अब ये इसमें हमें फिक्सेशन कार्बन का ही करना है, CO2 का ही फिक्सेशन करना है, तो यूज किसका करेंगे? ऑक्सीजन का? नहीं, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। और कौन सा कार्बन था? C14। कार्बन का आइसोटोप 3 होता है,
C12, C13 एंड C14। इसमें से जो C14 होता है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो इसी का यूज किया था इन्होंने, और कौन से एल्गी पे यूज किया था, इन एल्गी क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला एल्गी में इसका यूज करके इन्होंने कंप्लीट डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था। तो आइए देखते हैं डार्क रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन में ही C3 साइकिल में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप का नाम आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब मैंने अभी आपको बताया कि CO2 क्या है, गैस है, और गैस है तो क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, ब्राउनियन मोशन करेगा। तो हमें क्या करना होगा, CO2 को पकड़ना होगा और एक ऐसे कंपाउंड में बैठाना होगा 2 थप्पड़ मार के कि वहाँ पे वो शांति से बैठा रहे। समझ रहे हैं आप, वहाँ पे वो शांति से बैठा रहे। तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा। सेकंड स्टेप होता है इसके बाद रिडक्शन। अगर अब उसको बैठा दिया है तो जिस काम के लिए बैठाया है वो कर लिया जाए, रिडक्शन कर लिया जाए। और उसके बाद थर्ड स्टेप में होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मीन्स क्या होगा, जिस कुर्सी पे CO2 को हमने कार्बोक्सिलेशन स्टेप में बैठाया था ना, तो जिस कुर्सी पे CO2 को बैठाया था उसको वापस से करना ही क्या कहलाएगा, रीजेनरेशन कहलाएगा। और इसी को हम लोग रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ये सेलुलर रिस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। और सेलुलर रिस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसी का रिवर्स प्रोसेस होता है रीजनरेशन। जैसे आपको पता है कि प्रोफेज जो होता है हमारा सेल साइकिल में, प्रोफेज का रिवर्स क्या होता है, टीलोफेज होता है। प्रोफेज में जो भी फंक्शन होता है उसी का रिवर्स काम टीलोफेज में होता है। उसी तरीके से ग्लाइकोलिसिस में जो कुछ भी होता है उसी का रिवर्स हमारा रीजनरेशन में होता है। रीजनरेशन में हम क्या करने वाले हैं, जिस कुर्सी पे हमने CO2 को बैठाया था उस कुर्सी को खाली करवाएंगे अब। तो यही हो जाएगा रीजनरेशन, ताकि उस कुर्सी पे और किसी को हम बैठा सकें। तो आइए यही तीनों स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे तो C3 साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो C3 साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन को देखते हैं। अब हम कार्बोक्सिलेशन में मैंने बोला क्या करना है आपको, CO2 को पकड़ना है और एक कुर्सी पे बैठाना है। उस कुर्सी का नाम है RUBP। ये एक कंपाउंड है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। और इस कुर्सी पे बैठाना किसकी मदद से है, रुबिस्को एंजाइम से। रुबिस्को एंजाइम में दोनों एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, पर यहाँ पे इसके कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को यूज करना है। मीन्स कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को यहाँ पे यूज हुआ है। मैं इस पे यहाँ पे C पे एक गोला बना दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को हम यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं। और ये फिक्स होने के बाद एक 6 कार्बन का कंपाउंड बना लेगा। एक कार्बन का हुआ ये हमारा, ये जो हमारा कंपाउंड है 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का होता है। एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। अब हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और ब्रेक डाउन होके 2 मॉलिक्यूल बना लेगा किसका, 3 कार्बन के कंपाउंड का। 2 मॉलिक्यूल बना लेगा 3 कार्बन के कंपाउंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। और इस 3 कार्बन के कंपाउंड का क्या नाम होता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या होता है, 3PGA होता है, सॉरी, इसका नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा होगा, फॉस्फेट लगा होगा। ये एक ऑर्गेनिक एसिड होगा और ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हुआ। समझ रहे हैं आप, C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बन गया है। 6 कार्बन का जो कंपाउंड बना था वो हाईली अनस्टेबल है। अब देखिए आप यहाँ पे
जब मेल्विन कैल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको ये नहीं पता था कि 6 कार्बन का भी कंपाउंड बन रहा है, वो इस पॉइंट से अननोन थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये दिख नहीं रहा था अभी तक, ये 2 कंपाउंड में टूट जाएगा 3 कार्बन के, जिसको हम क्या बोलेंगे 3 PGA बोलेंगे। मीन्स थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा होगा तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये क्या होगा, एक ऑर्गेनिक एसिड होगा और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि मेल्विन कैल्विन ने, इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनको ये ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है और जैसे ही बनता है तुरंत ब्रेकडाउन हो जाता है, तुरंत ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो 3 PGA है ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो मेल्विन कैल्विन हुए परेशान और बाकी साइंटिस्ट भी काफ़ी समय तक परेशान रहे कि ये 3 कार्बन का है और 1 कार्बन हम फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। साइंटिस्ट परेशान है कि यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए कि 2 और 1 मिलके 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाए। तो इसीलिए ये बाद में डिस्कवर हुआ कि ये जो RuBP है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये RuBP 5 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, ये पॉइंट बाद में डिस्कवर्ड हुआ और 6 कार्बन का एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ये पॉइंट बाद में डिस्कवर हुआ। अब 1 कार्बन से तो हम ग्लूकोज को तो बना नहीं सकते हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज होता है। आइए इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं। हम अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 साथ में लेके चलेंगे तो 6 कुर्सी चाहिए बैठाने के लिए उन्हें, और 6 कुर्सी पे बैठाएगा कौन, एंजाइम तो वही रहेगा, यही इसका स्वागत करेगा, रूबिस्को। वापस से इसकी कौन सी एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी। ये 6 कार्बन का, सॉरी ये 1 कार्बन का और ये 5 कार्बन का, कार्बन उतना ही रहेगा। अब ये हम 6 मॉलिक्यूल इसका ले लिए तो अब 6 कंपाउंड बनेगा 6 कार्बन का, और ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल रह जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड था वो ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, तो टोटल यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बन जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 12 मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन में इतना ही होता है। आपको ये नेम याद रखना होगा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, 3 PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो आइए थोड़ा सा हम RuBP के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि RuBP क्या होता है। RuBP इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। 1,5 बाईफॉस्फेट मीन्स इसके फर्स्ट पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। और रिबुलोज से आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक मोनोसैक्राइड है। ये एक मोनोसैक्राइड है जिसका फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मीन्स जिसपे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। और मोनोसैक्राइड में कौन सा होगा, मोनोसैक्राइड 2 तरह का होता है, एक होता है कीटो और एक होता है एल्डो। तो ये होगा कीटो और ये है 5 कार्बन का, तो इसे हम बोलेंगे पेंटोज, तो ये हो जाएगा कीटो पेंटोज। ओके, ये हो जाएगा कीटो पेंटोज। तो RuBP के बारे में इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। NCERT में लिखा है कि ये कीटो पेंटोज होता है, ये पॉइंट NCERT में लिखा है तो आपको याद करना ही होगा। इसके बाद मैंने बताया था, आपसे वादा किया था कि रूबिस्को का फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा, तो समय आ गया है इसको बताने का। इसका फुल फॉर्म यही होता है, ये जो RuBP है तो रूबिस्को में यहाँ पे P नहीं है, पर RU और BIS का मतलब होता है RuBP। और ये CO का मतलब आपको पता ही है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज ये रूबिस्को का पूरा नाम है। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों ने कार्बोक्सिलेशन स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो सेकंड स्टेप पे जाते हैं, रिडक्शन स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन होगा। आइए इसे देखते हैं। क्या हम लोगों ने बनाया था,
ये केल्विन साइकिल है तो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। इस पिछले पॉइंट से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो RUBP है ये PGA से हम आगे साइकिल को चलाएंगे। ये देखिए साइकिल चल रहा है पेन के थ्रू, आप देखिए, और ये साइकिल वापस से RUBP का रीजनरेशन कर देगा। ये जो PGA है इसका हम साइकिल चलाएंगे और ये RUBP का रीजनरेशन कर देगा, पर हम साइकिल फॉर्म में ना दिखा के उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप हम रिडक्शन की तरफ चलते हैं। तो रिडक्शन में क्या हुआ, जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना था, जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना था, इसमें 12 ATP यूज़ होगा। यहाँ पे आप देखिए 12 ATP यूज़ होगा तो बनाएगा क्या, 12 ADP बन जाएगा। ये 12 ATP यूज़ होगा तो 12 ADP बन जाएगा। और यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए इसे हम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, एक फॉस्फेट यहाँ पे और जुड़ेगा तो 12 मॉलिक्यूल तो बनाएगा, पर किसका, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए 12 मॉलिक्यूल तो बनेगा, ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, तो ये भी 3 कार्बन का ही रहेगा, पर एक फॉस्फेट इस पे आके जुड़ गया है। आप देख रहे होंगे कि एक फॉस्फेट इस पे आके जुड़ गया है, एक फॉस्फेट इस पे जुड़ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो 12 ATP यूज हुआ तो NADPH2 भी अब 12 यूज होगा। ये भी तो बना हुआ है NADPH2। 12 NADPH2 तुरंत कन्वर्ट हो जाता है 12 NADP में, और यहाँ पे एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम को याद करने का एक मैं टेक्निक भी बताता हूँ। पहले ये देखिए आप, डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ये क्या है, एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मीन्स COOH है। अब COOH के रिडक्शन से क्या बनता है आपको पता होगा, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि COOH का जब भी रिडक्शन होता है तो CHO बनता है। क्या बनेगा, CHO बन जाएगा, और यहाँ से एक फॉस्फेट हट भी जाता है तो 12 मॉलिक्यूल किस चीज़ का बनेगा, 12 मॉलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, ये PGAL पागल नहीं है, ये क्या है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट भी तो है इसमें, देखिए P फॉर फॉस्फेट है यहाँ पे, यहाँ पे फॉस्फो तो पहले ही आ गया है, यहाँ फॉस्फेट नहीं होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मतलब 3 पागल का 12 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 3 पागल का 12 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो रिडक्शन प्रोसेस में यही हुआ। रिडक्शन मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन को हमने इसे दिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, हुआ ना, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन प्रोसेस में इतना ही है। अब मैंने आपसे बोला था कि एंजाइम को याद करने का आपको एक ट्रिक भी दूंगा, तो ध्यान दीजिए आप, जहाँ पे भी ATP यूज़ हो या फिर तो प्रोड्यूस हो तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं काइनेज, ओके। और जहाँ पे NADPH2 यूज हो या फिर तो प्रोड्यूस हो, या फिर तो जहाँ पे NADP, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में NADPH2 नहीं होता है, NADH2 होता है, ये यूज हो या फिर तो प्रोड्यूस हो, तो उस प्लेस पे जो एंजाइम होता है वो होता है डिहाइड्रोजिनेज। इसका इम्पोर्टेंस आप तब समझेंगे जब आपको कई सारे एग्जाम्पल दिया जाएगा, और एग्जाम्पल आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके मिलने वाले हैं। आपको जब इसके बाद रेस्पिरेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे जब भी, तो आपको ये एंजाइम वहाँ पे कई सारा दिखेगा, और ये याद करने का एक ट्रिक है। जहाँ पे भी ATP यहाँ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ये हो गया फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। हमने फॉस्फोग्लिसरो क्यों लगा दिया, क्योंकि ये PGA का जो है, PGA पे ATP यूज हो रहा है। ATP किसके लिए यूज हो रहा है, PGA के लिए यूज हो रहा है, ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3
3PZAL हमने बना लिया। तो अब क्या होगा, थर्ड प्रोसेस पे हम चलते हैं, क्या है, रीजनरेशन। इतना तो बन गया, अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में ही ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और थर्ड स्टेप में ही इस RUBP का भी रीजनरेशन होता है। आइए देखते हैं हम थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। रिवर्स ग्लाइकोलिसिस थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, हमारा 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PZAL बन गया था। ये क्या होगा हमारा, ये 3 कार्बन का होगा। PZAL क्या है, 3 कार्बन का ही है, क्योंकि ऊपर 3 कार्बन का था, कार्बन कहीं पे ऐड या फिर तो निकल नहीं रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डो ट्रायोज है। मीन्स बायोमॉलिक्यूल में आपने देखा होगा, जब एल्डिहाइड का कोई भी शुगर बने, ये भी क्या एक मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड है। तो बायोमॉलिक्यूल में आपने देखा होगा, कोई भी जब मोनोसैक्राइड बनता है उसका नेमिंग आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हुआ, एल्डो है और 3 कार्बन का है तो ट्रायोज हो जाएगा। तो ये जो 12 मॉलिक्यूल बना हुआ है 3PZAL का, अब इसमें से 7 मॉलिक्यूल तो ऐसे ही पड़ा रहेगा 3PZAL के फॉर्म में, पर बाकी के 5 मॉलिक्यूल इसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्डो ट्रायोज का आइसोमर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आइसोमर ऑफ एल्डो ट्रायोज क्या हो जाएगा, कीटो ट्रायोज हो जाएगा, कीटो ट्रायोज हो जाएगा। और कीटो ट्रायोज में हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, एल्डो ट्रायोज सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ये तो फॉस्फोरेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे लगा हुआ है। तो कीटो ट्रायोज होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। कीटो ट्रायोज क्या होता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। मीन्स ये हम बोल रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड, GLYCERALDEHYDE, ग्लिसरल्डिहाइड क्या हो जाएगा हमारा, एल्डो ट्रायोज है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। अब जो फॉस्फेट है, अब यहाँ हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में एक फॉस्फेट भी है, तो ये क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कीटो है, और यहाँ हो जाएगा फॉस्फेट। ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए, 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में 7 मॉलिक्यूल ये हो गया, 5 मॉलिक्यूल ये बन गया। अब आगे देखते हैं क्या कहानी होगा। 7 मॉलिक्यूल हमारा क्या बना था, 12 मॉलिक्यूल में से 7 मॉलिक्यूल तो वैसे ही पड़ा रह गया 3PZAL के फॉर्म में, और बाकी का 5 मॉलिक्यूल बना लिया 3, यहाँ L भी है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना लिया। अब होगा क्या, आप देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चलेगा। पहला पॉइंट देखिए, गोला अच्छे से बना रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल PGAL और 3 मॉलिक्यूल, सॉरी ये 3PZAL का 3 मॉलिक्यूल, 3 इंटू में 3PZAL और 3 इंटू में 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इसको रिवर्स ग्लाइकोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में अभी जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ इसी का जस्ट अपोजिट चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। एल्डोलेज के प्रेजेंस में ये क्या बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल बना लेगा फ्रक्टोज। यहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट इसमें है, एक फॉस्फेट इसमें है, तो 2 फॉस्फेट आने वाला है। 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे 1,3 फ्रक्टोज 3 कार्बन का ये है, 3 कार्बन का ये है, तो टोटल कितने कार्बन कंपाउंड बनने वाला है, 6 कार्बन का, और ये हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट। एक हमारा यहाँ का फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा, एक 6th पोजीशन पे हो जाएगा, तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बन जाएगा। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल हमारा है फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट,
ये फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक फॉस्फेट को उड़ा देगा। कौन सा एंजाइम? PHATASE। फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल बनाएगा और वो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। ओके, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या करेगा? ये 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के पास जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। आइसोमरेज एंजाइम के पास जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मात्र 1 मॉलिक्यूल बनाता है और बाकी का इसका 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस रिएक्शन से बाहर हो गया और ये जो 1 मॉलिक्यूल बना हुआ है इस पे एंजाइम लगेगा फॉस्फेटेज और ये बना देगा, यहाँ से फॉस्फेट को उड़ा देगा वापस से और ग्लूकोज बन जाएगा। आप देखिए हमने ग्लूकोज को बना लिया है, जो हमें बनाना था C3 साइकिल में ये ग्लूकोज बन गया है और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बच गया है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया और दूसरा रिएक्शन क्या होता है? आप देखिए 3 मॉलिक्यूल तो हमने इसका यूज किया है, मतलब 4 मॉलिक्यूल बचा है, लिख लीजिए ऐसे। 4 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl प्लस, ये क्या है? प्लस है। 3 मॉलिक्यूल यहाँ भी यूज किया तो 2 मॉलिक्यूल इसका बचा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फिर 2 मॉलिक्यूल जो ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये तीनों आपस में जब रिएक्शन कई स्टेप का है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि NCERT में नहीं दिया है। मैंने इस रिएक्शन को क्यों लिख दिया, ये भी NCERT में नहीं दिया है, पर ये क्योंकि रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। जब आप ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन आपको याद करना है तो आप देखिए रिवर्स में वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज लग के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। सेम हूबहू यही रिएक्शन होता है। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर यहाँ पे ATP से रिएक्शन होके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का यही होता है, वहाँ पे 3PgAl बनेगा और 3डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट किया है क्योंकि ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा? ये जो तीनों कंपाउंड है ये तीनों मिल के बना देगा RUMP। हमें क्या चाहिए था? RUBP, बाईफॉस्फेट चाहिए था, इसने मोनोफॉस्फेट बना दिया। इन तीनों कंपाउंड के थ्रू कई सारे रिएक्शन होंगे, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। RUMP का 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये कितना मॉलिक्यूल? ये सब मिल के RUMP का 6 मॉलिक्यूल। आपको थोड़ा मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। आप देखिए 3PgAl का 3 कार्बन का होता है। 3PgAl मतलब ये जो PgAl है 3 कार्बन का है और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का है। इसका 4 मॉलिक्यूल है, मतलब इसका टोटल 12 कार्बन है। इसका 2 मॉलिक्यूल है तो इसका टोटल 6 कार्बन है। इसका 2 मॉलिक्यूल है तो इसका टोटल 12 कार्बन है और इन तीनों का सम करने पे हमें मिल रहा है 12, 6, 18 और 12, 30 कार्बन। 30 कार्बन मिल रहा है और ये हमारा 6 मॉलिक्यूल बन रहा है। RUMP होता है 5 कार्बन का कंपाउंड। RUMP होता है 5 कार्बन का कंपाउंड और 6 मॉलिक्यूल बन रहा है तो 6, 5 से 30 कार्बन। आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC के थ्रू मैंने प्रूफ किया कि इन्हीं सब के थ्रू RUMP बनता है। POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू मैंने प्रूफ किया कि RUMP इन्हीं तीनों के थ्रू बनता है और इतने इतने मॉलिक्यूल ही इसके लगते हैं। इतने इतने मॉलिक्यूल ही इसके लगते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? ये जो RUMP में मोनोफॉस्फेट है यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल आएगा 6 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ADP में और ये 6 मॉलिक्यूल बना देगा RUBP। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल RUBP बन चुका है, मीन्स रीजनरेशन प्रोसेस स्टॉप हो गया अब और ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। RUBP को हमने वापस से बना लिया, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। आपको अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पर आपको ये अच्छे से समझना होगा। आप देखिए थर्ड स्टेप में ही मीन्स रीजनरेशन के स्टेप में 6 ATP यूज हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या था? रिडक्शन के स्टेप में 12 ATP और 12 NADPH2 यूज हो रहा है। अब
कुछ नोट्स बना लिया जाए मिलके, कुछ नोट्स बना लिया जाए। तो आइए 5 मिनट का और लेक्चर है, नोट्स बना लिया जाए कि CO2 कितना यूज हुआ। CO2 तो यूज हुआ तो कितना हुआ, 6 मॉलिक्यूल यूज हुआ। ATP कितना यूज हुआ, आप देख रहे होंगे कि ATP भी यूज हुआ है। ATP यूज हुआ है 12 + 6 में, मीन्स 12 यूज हुआ है सेकंड स्टेप क्या था, रिडक्शन, और 6 यूज हुआ है रीजनरेशन में, मीन्स इक्वल्स टू 18 मॉलिक्यूल यूज हुआ। ये सब क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। NADPH2 कितना यूज हुआ, यूज्ड तो है पर कितना, तो NADPH2 का 12 मॉलिक्यूल यूज हुआ। 12 मॉलिक्यूल, 18 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। तो आइए इसमें हम थोड़ा रेशियो लेके देखते हैं। CO2 NADPH2 ATP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 6 12 18 मीन्स 1:2:3। ये है किसके लिए, C3 साइकिल के लिए है, C4 के लिए नहीं है। आपको ध्यान देना होगा, ये सब हम C3 के लिए पढ़ रहे हैं। C4 में थोड़ा सा चेंज रेशियो आता है। C4 में 30 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होता है, बाकी सब तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल हम दिखाएंगे वो कैसे होगा। तो ये 1 2 3 हुआ, ये किसके लिए है, C3 साइकिल के लिए है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कितना कितना यूज हुआ। सेकंड पॉइंट पे हम लोगों ने रेशियो देखा। थर्ड पॉइंट पे हम जाते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। फर्स्ट टाइम CO2 को एक्सेप्ट किसने किया, CO2 को पकड़ के कुर्सी पे बैठाया गया, तो कुर्सी का नाम क्या था, RUBP। कितने कार्बन का था ये, 5 कार्बन का। इसके बारे में हमने देख लिया, ये क्या है हमारा 5 कार्बन का है, और इसका फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। P लिख रहा हूँ मीन्स फॉस्फेट। और इस रिबुलोज से हमें पता चलता है ये कैसा है, मोनोसैकराइड होता है। और मोनोसैकराइड में NCERT ने लिखा है कि ये कीटो और 5 कार्बन का है, तो पेंटोज, कीटो पेंटोज होता है। आपको ध्यान देना होगा, एल्डो नहीं होता। ऑप्शन में एल्डो और कीटो दोनों आ जाए तो ये कैसा होता है, कीटो पेंटोज होता है। 4th नंबर पे जाइए, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हम देखते हैं क्या होगा। तो आपको पता है C3 होता है, मतलब 3 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होगा, जिसका नाम क्या होगा, 3PZA। आप नाम पूरा लिखिएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक एसिड होता है ये, ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 कार्बन का है। 5th पॉइंट पे जाते हैं। RUBP के बारे में देखिए आप, 5 कार्बन का है। आप इसे 2 कार्बन का नहीं समझिएगा कि 3 कार्बन का बन रहा है तो एक कार्बन एक CO2 से आएगा और 2 कार्बन का ये होगा, ऐसा नहीं है, ये 5 कार्बन का होता है। 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ATP हम देख लें क्या हो रहा है। ATP तो 2 जगह पे यूज हो रहा है ना, तो किस रेशियो में हो रहा है। पहला ATP कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा, रिडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है। दूसरा रीजनरेशन प्रोसेस में। रिडक्शन में 12 ATP यूज हो रहा है, रीजनरेशन में 6 यूज हो रहा है, मीन्स 2:1 के रेशियो में यूज हुआ है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सब यहाँ से इतना हो गया। 6th पॉइंट पे आ जाते हैं हम कि फर्स्ट स्टेप क्या है C3 साइकिल का, या फिर तो केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है, आप बता सकते हैं। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। आपने देखा अभी फर्स्ट स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन। 7 नंबर पॉइंट, हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस किस स्टेप को बोलते हैं, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। पूरा आप स्टेटमेंट में लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रिवर्स ग्लाइकोलिसिस किस स्टेप को बोलते हैं, तो 3rd स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन को। रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। 8th पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कौन से स्टेप में हो रहा है। ये सारा क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कौन से स्टेप में होगा, तो 3rd यदि ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये रीजनरेशन कौन सा स्टेप हो जाएगा, 3rd स्टेप हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किस में होता है हमारा, 3rd स्टेप मीन्स रीजनरेशन। इसी को हम कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ होता है, 3rd स्टेप मीन्स रीजनरेशन स्टेप में होता है। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें नो ATP यूज्ड है, कोई भी ATP यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए रिडक्शन और रीजनरेशन में तो यूज हुआ है, बट
कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई भी एटीपी यूज नहीं हुआ है। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई भी एटीपी यूज नहीं हुआ है। 10th पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन किस स्टेप में यूज हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज्ड इन कौन से स्टेप में हुआ है? आपको पता होगा कि सेकंड एंड थर्ड स्टेप मीन्स रिडक्शन एंड रीजनरेशन। रिडक्शन में क्या यूज होता है हमारा? 12 ATP प्लस 12 NADPH2 यूज होता है। और रीजनरेशन स्टेप में क्या यूज होता है? 6 ATP यूज होता है। प्रोडक्ट में क्या है? ATP और NADPH2। 11th नंबर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक नोट पॉइंट, बहुत छोटा सा नोट होगा। आप यहाँ पे देखिए टोटल कितना ATP यूज हो रहा है? 18 ATP यूज हो रहा है प्लस 12 NADPH2। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, दो तरह के फॉस्फोराइलेशन क्यों होते हैं। अब देखिए आप, नॉन साइक्लिक वाले से क्या बनता है? ATP भी बनता है और NADPH2 बनता है। एक साइकिल चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। नॉन साइक्लिक में अगर हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन लिख दें यहाँ पे, अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएं तो उस केस में क्या होगा? हमारा एक ATP मॉलिक्यूल बनता है और एक NADPH2 मॉलिक्यूल बनता है। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएं, 2 इलेक्ट्रॉन पे ही देख रहे हैं हम, 4 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, इसमें NADPH2 नहीं बनता है। मीन्स अगर 6 साइकिल ये चल जाए और 6 साइकिल ये चल जाए तो क्या होगा हमारा? यहाँ से 6 साइकिल चलेगा, नहीं सॉरी, ये 12 साइकिल चले। इसका अगर 12 साइकिल चल जाए तो 12 मॉलिक्यूल ATP का बन जाएगा और 12 मॉलिक्यूल NADPH2 का बन जाएगा। और इसका अगर 6 साइकिल चल जाए, क्या है? 12 क्या है? साइकिल चला रहे हैं हम, और 6 साइकिल साइक्लिक वाले का चला रहे हैं। 6 टाइम मतलब ये हो जाए तो ये 12 ATP यहाँ बन रहा है, 12 NADPH2 बन रहा है और यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 ATP बन जाएगा और नेट हमारा यही आ जाएगा, 18 ATP प्लस 12 NADPH2। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ये एक नोट पॉइंट में था जो कि उस टाइम मैंने नहीं बताया था कि ये दोनों कहाँ पे कैसे होगा। तो साइक्लिक का यही रोल है कि ये सिर्फ ATP बनाता है और सिर्फ ATP की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं। हाँ, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं मीन्स केल्विन साइकिल, वो एक एक कार्बन से चलता है। केल्विन साइकिल एक एक कार्बन का चलेगा, ये 6 टाइम एक बार में नहीं चलता है। ये 6 टाइम एक टाइम में नहीं चलेगा, एक एक कार्बन का ही चलेगा। और ये जब एक एक कार्बन का चलेगा तो बीच में जा कर के यहाँ पे तब तक रुका रहेगा जब तक ये 12 नहीं बन जाएगा, मीन्स 6 साइकिल नहीं चल जाएगा। 6 इनकम्प्लीट साइकिल स्टार्ट होगा। 6 इनकम्प्लीट साइकिल तो स्टार्ट होगा पर वो एंड पे नहीं जाएगा, वो साइकिल चलता रहेगा और 2 PGA, एक साइकिल से कितना PGA बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल PGA का बन रहा है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल 6 साइकिल से पहले बनेगा और 2 मॉलिक्यूल बनने के बाद ये जब 12 मॉलिक्यूल होगा तब आगे प्रोसीड होता है। यहाँ पे आपको बताना इतना था। अब वो प्लांट है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले रिडक्शन हो, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। प्लांट में ये सब सीक्वेंस में नहीं होता है, साथ में ही तीनों स्टेप होते हैं। आप समझिए, थोड़ा सा फील कीजिए इस बात को कि प्लांट में ये तीनों स्टेप साथ में होते हैं, तीनों स्टेप साथ में ही चलते रहते हैं। हमने तो पढ़ने के लिए अपने तीनों स्टेप के अलग अलग पढ़ा है, पर ये तीनों स्टेप साथ में चलते रहते हैं। अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे कई सारी मॉलिक्यूल है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में इंटर किया है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सेकंड स्टेप में और कुछ थर्ड स्टेप में। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसा प्लांट में नहीं होता कि ये सब इसी तरीके से ऑर्डरली मैनर में चले। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में जितने पॉइंट थे हमने बता दिए। आपको C3 साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है तो इसकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे ये टफ
है नहीं। ओके, जितना भी पॉइंट मैंने बताया उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ज़्यादा पॉइंट मैंने नहीं बताया है और ये सारे पॉइंट क्वेश्चन है। अब आप अगर एक बार NCERT को पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।